Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Hello everyone. मैं हूं दर्शन भारती, टीचर, मास्टर, कोच, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप पुंछ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स क्लास 10th का पार्ट 1 में अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द 3 मेजर सेक्टर्स ऑफ J&K इकोनॉमी, और उसी का सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्लास 10th का ही है, इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन का यूनिट 1 है हमारी, अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका पार्ट 2 जो है हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हम लोगों ने जिसका पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द 3 मेजर सेक्टर्स। तो आज हम लोग 1 by 1 इसको अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जो हैं सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इसको रिकॉल कर लें कि प्राइमरी सेक्टर एक्चुअली होता क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। इट इंक्लूड्स फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। हम लोग को समझना है कि वट एवर वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, नेचर से हम कुछ भी लेते हैं, वो चाहे आप जानते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी है, वो हम डिपेंडेंट है टोटली नेचर पे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि अगर हम खेतों में बिजाई करते हैं किसी की, तो अब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पानी है, बारिश है, मौसम है, ये सारा का सारा जो है नेचर के हवाले है। तो ये नेचर पे जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्राइमरी में आती हैं। और दूसरी ओर बात करें कि ये जो एक्टिविटीज आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, इन एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल तैयार होता है जो आगे जाकर के सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां जाकर यूज होगा। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जितनी भी, चाहे मेज है, चाहे व्हीट है, तो गन्ना है, हम इसको तैयार करते हैं, लेकिन फाइनल जो है फर्निश होता है जाकर के ये सेकेंडरी स्टेज के अंदर। तो सेकेंडरी के लिए ये प्राइमरी सेक्टर एक रॉ मटेरियल का सोर्स है। तो सिमिलरली फिशिंग की बात करेंगे तो फिशिंग डायरेक्टली हम रिवर से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके पॉन्ड्स भी बनते हैं, गवर्नमेंट भी इस पर काफी इनिशिएटिव ले रही है। देन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से हम जहां एक तरफ जो है फायरवुड लेते हैं, वहीं हमारी जो मकानों की कंस्ट्रक्शन है उस पर्पज में जो वुड यूज, टिम्बर यूज होता है, वो भी वहीं से लेते हैं। देन मेडिसिनल प्लांट्स, आप देखते हैं कि कितने प्लांट्स ऐसे हैं फॉरेस्ट से जो हम मेडिसिन पर्पज के लिए उनको यूज करते हैं। तो इसी प्रकार माइनिंग की बात करेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप जानते हैं कि माइनिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो हम लोग आगे एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नेचर से हम डायरेक्टली लेते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है उसको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। तो अभी हम पहले सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में एक चीज इंपॉर्टेंस इसकी हमारी इकोनॉमी में क्या है, इसको समझने की जरूरत है। Approximately 80% of state's population resides in rural areas and directly or indirectly dependent upon this sector for livelihood and employment. जैसे मैंने अभी बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की, मैं फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करता हूँ, हार्टिकल्चर सेक्टर है उसकी बात करता हूँ, फिशिंग की, माइनिंग की। अब देखें कि मेजोरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, तो एग्रीकल्चर जो रिलेटेड जितने भी काम है तो वो ज्यादातर लोग जो है गांव में करते हैं। अब शहर में बात करूंगा तो शहर में एग्रीकल्चर उस लेवल का नहीं है, लेकिन वहां पर किचन गार्डन जरूर लोगों ने वेजिटेबल्स के लिए लगाए हैं, लेकिन उसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंप्लीटली नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को। फॉर पर्सनल कंजम्पशन जो यूज करते हैं छोटे मोटे, हम उसको फुली जो है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एग्रीगेट बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गांव में है, तो वो जितनी एक्टिविटीज में है, इट मींस अगर हम इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 80% पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। जब उन पर डिपेंडेंट है, इट मींस कि उनका एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड जो है टोटली प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने अभी बात की, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मींस डायरेक्टली हम नेचर से जो लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स मेनली बाय यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर हुआ, आपका हार्टिकल्चर है। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर कश्मीर के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो एप्पल के लिए माने जाते हैं, और उसका वर्ल्ड फेमस एप्पल है, जो कि यहाँ से पूरे देश के अलग अलग कोनों में भी जाता है और विदेश में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है।
सिमिलरली लाइव स्टॉक आप जानते हैं कि बहुत सारा, जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर, जब हम कहते हैं कि एग्री जो 80% ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अभी गांव में रहती है, तो इट मीन्स कि वहां पर उनका लाइव स्टॉक पर भी बहुत सारा डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो आपको पता है कि उसमें चाहे घास है, चाहे जितना भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के लाइव स्टॉक के भी काम आते हैं। देन फॉरेस्ट्री की मैंने बात कर ली। फ्लोरिकल्चर, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में फ्लोरिकल्चर ने काफी ग्रो किया है, तो फ्लोरिकल्चर एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है जम्मू कश्मीर के अंदर। देन सेरिकल्चर, उसके बाद फिशरीज, माइनिंग। अब फिशरीज और माइनिंग डिस्कस कर चुका हूं, आगे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। आर कंसीडर टू बी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो इट मीन्स कि ये जो सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में ही हम इनको इंक्लूड करेंगे। अब एग्रीकल्चर एक एक करके जो मैंने अभी बात की कंपोनेंट्स की, हम एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। अब एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। अब यहां देखिए कि सिंपल सी बात है कि जो भी हम कल्टीवेशन करते थे, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स मीन्स जो हमारे डायरेक्टली हमारे यूज में आते हैं, जो हम खुद अपने घरों में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स आपको पता है वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, वो कहीं भी लग जाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हमें लाइफ में हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम जब खुद लगाते हैं अपनी खेती बाड़ी के तौर पर, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो आपका फूड ग्रेन्स है, वो सारी की सारी जो है इस प्राइमरी सेक्टर में पल्सेज। अब यहाँ कुछ चीजें मैंने डिस्कस की हैं। हम यही जम्मू कश्मीर के अगर हम अंदर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जहां ना सिर्फ उसको खाली सब्सिस्टेंस लेवल अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारे कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। और उसमें आगे जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री पर्पज के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है। तो इसमें मेन क्रॉप्स जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी हैं? एक आप जानते हैं कि राइस, मेज, पल्सेस हैं, और उसके बाद व्हीट है। ये चार मेजर क्रॉप्स हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इन चार चीजों पर बहुत जो है प्रेशर दिया गया, बहुत काम किया गया इन पर। और जम्मू कश्मीर में जो हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स हैं उनको यूज करके और बाकी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको काफी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया गया, और पिछले कई दशकों में देखा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी है। अब जो हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, इन पूरी क्रॉप्स को दो हिस्सों में है बांटा गया है। एक जैद में भी बांटा गया है, लेकिन मेजर जो क्रॉप्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम कहेंगे खरीफ क्रॉप और दूसरे को कहेंगे रबी क्रॉप। अब इन दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम्पल कहा जाता है कि कोट करके बताइए कि कौन सी चीजें जो हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो खरीफ में आता है और कौन सा रबी में आता है। तो कई बार नाम दे दिया जाता है कि वो कौन सा है जो खरीफ में आता है, बताइए कि ये खरीफ में है कि नहीं है। तो मेजरली अगर हम बात करें तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी कल्टीवेशन जो होती है वो मानसून सीजन में होती है, यानी मई से लेकर अक्टूबर तक जितने भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम तैयार करते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी जो है खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। इसी तरह जब रबी क्रॉप की हम बात करते हैं तो दे आर विंटर क्रॉप्स। तो रबी की जब भी हम बात करेंगे, आप लोग ध्यान रखें कि रबी क्रॉप्स मीन्स कि हम विंटर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो विंटर्स में होती हैं, और ये जनरली नवंबर से लेकर मार्च तक जो है इनकी कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज राइस। तो राइस इज एन इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप। ये हम लोग समझिए कि राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है एंड इज ग्रोन इन ऑल ओवर द यूटी। पूरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है राइस जो है ग्रो किया जाता है। और इसके लिए जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ प्लेन एरियाज हैं और कश्मीर के कुछ एरियाज हैं वो राइस कल्टीवेशन के लिए माने जाते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेनली, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो आरएसपुरा सेक्टर है, आप जानते हैं कि आरएसपुरा सेक्टर का राइस जो है वो उसका फ्लेवर के लिए जो है वो वर्ल्ड फेमस है, और बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर से उसको बाहर भेजा जाता है। तो इसी तरह कश्मीर के कुछ प्लेन एरियाज हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर जो है राइस की कल्टीवेशन होती है। अब बासमती राइस, जैसा कि मैंने कहा आरएसपुरा का वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, और आरएसपुरा उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है बड़ी क्वांटिटी में, दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसको भेजा जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, इसकी क्वालिटी है वो बहुत हाई क्वालिटी है। और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वो पॉपुलरली नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, क्योंकि उस इलाके में सबसे ज्यादा राइस होता है, तो इसलिए कश्मीर का ये जो अनंतनाग इलाका है उसका राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है।
अब दूसरा जो है मेन जो हमारे पास क्रॉप रहती है राइस के बाद, वो मेज है। राइस की मैं बात करूं तो जम्मू को छोड़ करके भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो है राइस होता है, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए इसको कम यूज किया जाता है। लेकिन अपना जो है डोमेस्टिकेटेड यूज के लिए, या मैं कहूंगा उसको सब्सिस्टेंस के लिए भी उसको यूज किया जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर इन दो डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग और कश्मीर से, जम्मू के आरसपुरा इलाके से, ये पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है या इसके एडजॉइनिंग एरिया से, यहाँ से राइस जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। देन मेज की बात करूं तो मेज इज अ खरीफ क्रॉप। ये भी जो है आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप है ये, और एंड इज कल्टिवेटेड ऑल ओवर द यूटी। अब राइस की तो एक लिमिटेशन है क्योंकि वेदर है, एरिया है, प्लान है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो मेज क्रॉप है ये हिली एरियाज में भी होती है। तो पूरी यूटी के अंदर जो है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये ग्रो की जाती है। तो इट इज मेनली ग्रोन इन उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवारा एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स। इस इलाकों में थोड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। बाकी इलाके जो हैं वो तो अपनी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही उसको तैयार करते हैं, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट से जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और बाहर भी जो हमें इसको यहाँ से भेजा जाता है। इसके बाद जो पल्सेस की बात हम करें कि पल्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे इलाकों में जो है पल्सेस की प्रोडक्शन भी की जाती है। पल्सेस आर लार्जली ग्रोन इन खरीफ सीजन। तो ये भी मई से लेकर अक्टूबर का ये जो टाइम रहता है, इसके बीच एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जो पल्सेस की जो प्रोडक्शन होती है वो कब होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये खरीफ सीजन में होती है, इसकी मई से लेकर अक्टूबर तक। द इंपॉर्टेंट पल्सेस आर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं जो होती हैं। उनमें एक राजमाश है जिसको हम रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब राजमाश जो है वो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में होती है। जम्मू में अगर देखें तो भद्रवाह इलाका है, डोडा है, वहां होती है। राजौरी पुंछ के जो ठंडे इलाके हैं वहां पर होती है। कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाके हैं वहां पर होती है। इसके साथ साथ मूंग की दाल जो है, मूंग की दाल जो है वो बड़े पैमाने पर इसकी यहाँ प्रोडक्शन होती है। माश की भी प्रोडक्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर होती है और ये काफी दूसरी स्टेट्स में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ अपनी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इसको बड़े पैमाने पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में अगर वीट की बात करूं तो वीट जो है इज अनदर क्रॉप ग्रोन इन अवर यूटी। तो मेज और राइस के बाद यूटी में इसको भी अच्छे लेवल पर जो है प्रोड्यूस, हाउएवर इट इज लार्जली कल्टीवेटेड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब क्या है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है अब वेदर चेंज होने के कारण या इतनी डेवलपमेंट होने के कारण जो पानी की सप्लाई रहती थी कुछ इलाकों में, उस वजह से भी एग्रीकल्चर जो है अलग, ओवरऑल जो मेज भी है उसमें, सॉरी राइस में भी कल्टीवेशन में फर्क आया है। लेकिन बहुत से लोगों ने शिफ्ट किया है इसकी तरफ, वीट की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। तो वो सेल्फ कंजम्पशन के साथ इट्स रोल एज अ कैश क्रॉप इज नॉट सिग्निफिकेंट। जब हम बात करें कैश क्रॉप की, जैसे मैं कंपेयर करता हूं अगर राइस के साथ, तो राइस में हम कहते हैं कि जम्मू से या अनंतनाग से राइस को एक्सपोर्ट किया जाता है। इट मीन्स कि वो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए। लेकिन कंपेयर टू राइस, वीट जो है वो हमारे लिए कैश क्रॉप नहीं है। लेकिन जितनी भी ये होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, साथ ही साथ जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए भी इनको रखा जाता है। तो इसके राइस के जो पल्सेस के बाद जो है वीट की जम्मू कश्मीर में भी अच्छी प्रोडक्शन होती है। अगर मैं बात करूं इसके बाद, हम एक इम्पॉर्टेंट जो सब सेक्टर माना जाता है प्राइमरी सेक्टर में, दैट इज फॉरेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो मैं इसमें काफी, क्योंकि पहले जो भी लेह लद्दाख तो वो भी जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। अभी उसके यूटी बन जाने के बाद जो जम्मू और कश्मीर दो डिवीजन जो हैं तो वो उनको मिलाकर के एक यूटी बनाया गया है। तो इस यूटी की अगर मैं बात करूं कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इज रेफर टू एज फॉरेस्ट। ये तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा इलाका जो प्लांट से भरा होता है, ट्रीज से भरा होता है, पूरे इलाके में ट्रीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। जैसा हम लोग जानते हैं कि मैंने प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारा जितना एरिया बड़ा होगा फॉरेस्ट का, वो हमारे लिए एक तो टिम्बर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए प्रोवाइड करता है, फायरवुड के लिए। यू नो कि हमारे जो जम्मू कश्मीर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो हमारे जो ट्राइब्स हैं वो साल के बहुत सारे महीने वहाँ पर वो रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ परमानेंट भी लोग रहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन पर्पज के साथ साथ फायरवुड का भी काम करता है और अदर रेलेवेंट मटेरियल्स यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसा मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर बड़े पैमाने पर मेडिसिनल प्लांट्स जो है फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक तो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, दूसरा एक्सपोर्ट करके हम उसको अच्छा अर्निंग जो है जम्मू कश्मीर में होती है। अगर मैं डिवीजन वाइज इसकी बात करूं कि किस डिवीजन में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है, पहले मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में 12,066 12,066 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दैट इज अंडर फॉरेस्ट। वहीं कंपेयर करें हम कश्मीर वैली में, तो कश्मीर वैली में 8,128 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट एरिया में जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जो काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है। कश्मीर के अंदर एरिया तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कौन कौन से जो है ट्रीज हैं इस एरियाज में पाए जाते हैं। मैं पहले जम्मू की बात करूं तो जम्मू में द फॉरेस्ट फाउंड इन लोअर एरियाज ऑफ जम्मू आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट। जो लो एरियाज हैं जम्मू के, लोअर एरियाज हैं, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ये हम लोगों को बच्चे याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट है उनमें कौन कौन से कॉमन ट्रीज होते हैं। तो हम लोगों को एक तो ये जानना है कि ये जो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं ये जम्मू के लोअर एरियाज में होते हैं। और इसमें जो कॉमन ट्रीज कौन से होते हैं, खैर कट होता है, टाली कट होता है। टाली आप जाते हैं कि फर्नीचर पर्पज के लिए बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। आज भी आरएसपुरा बेल्ट में अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे फर्नीचर बनाने के जो बड़े बड़े हमारे फैक्ट्रीज हैं और जो बड़े बड़े कारखाने हैं, वहां पर जो है टाली की लकड़ी के फर्नीचर बने हुए की बहुत अच्छी कीमत है। और वो खाली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल और उसके बाद यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है बड़े पैमाने पर जो है फर्नीचर यहाँ से वहां जाता है, क्योंकि माना जाता है कि टाली की लकड़ी जो होती है फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी है। सेकंड, कोको, ये सिल्क ट्री होता है, ये भी जम्मू कश्मीर में काफी जो होता है खासकर जम्मू एरियाज में। देन फॉरेस्ट फाउंड इन अपर एरियाज ऑफ जम्मू लाइक कठुआ। अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो बनी की तरफ हम चले जाते हैं तो वहाँ बनी और लहाई मल्हार जो ब्लॉक्स हैं, ये जो एरियाज हैं ये अपर एरियाज है। देन पार्ट्स ऑफ उधमपुर, रियासी, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज चिनाब वैली। जब चिनाब वैली की बात करते हैं तो रामबन से हम किश्तवाड़, डोडा, उस इलाके भद्रवा की बात करते हैं। ये यहाँ पर जो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है इनको। ये जो सारे इलाके हैं हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ जो कॉमन ट्रीज होते हैं इन इलाके में, आप कभी जम्मू से पत्नीटॉप की तरफ जाएंगे तो देवदार और चीड़ के आपको बड़े जो काफी जो है जंगल दिखेंगे। जब जम्मू से पुंछ की तरफ आया जाता है तो आप देखेंगे जैसे ही आप कालीधार का इलाका पहुंचेंगे तो वहां से आपको चीड़ के दृश्य जो है दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से अगर हम पुंछ से मुगल रोड की तरफ जाते हैं तो देवदार के जो है वृक्ष हमें बहुत दिखेंगे। सिमिलरली डोडा के अंदर जो हायर रीचेज है वहां पर आपको देवदार और चीड़ के जो है वृक्ष बहुत दिखेंगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं कश्मीर के साथ, तो जो द फॉरेस्ट फाउंड इन कश्मीर वैली आर टर्म्ड एज हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये जो है वो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है। जो हमारे तो ड्राई डेसिड्यूस थे, लेकिन जो कश्मीर के अंदर है ट्रीज है उनके कहा जाता है ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वहां पर कश्मीर वैली के अंदर जो कॉमन ट्रीज होते हैं ऑलमोस्ट सभी एरियाज में आपको मिल जाएंगे। वहां पर पॉपुलर ट्री स्पीशीज कौन कौन सी हैं, एक तो देवदार जो है, जैसे मैंने कहा जब मुगल रोड की मैं बात करता हूँ या डोडा से बात करते हैं तो कहीं आगे जब आप हाई एरियाज में जाते हैं तो कश्मीर से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ देवदार का, पाइन का, देन बुदुल का, मैपल का ट्री और खासकर जो विलो ट्री है, ये आपको जो है बड़ी जो है आपको इसके जंगल बहुत सारे एरिया जो हैं वो आपको इसी फॉरेस्ट से कवर मिलेंगे। अब क्या है कि कश्मीर वैली के अंदर विलो ट्री की अभी बात कर रहा था, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन कश्मीर वैली। वो एक तो कश्मीर विलो ट्री के नाम से जाना जाता है, विलो ट्री है। विलो इज यूज्ड फॉर बैट मैन्युफैक्चरिंग इन कश्मीर। आप जानते हैं कि कश्मीर में जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो लोकल बैट वहां से लेके अवश्य जाता है, क्योंकि कश्मीर से बड़े पैमाने पर बाकी स्टेट्स के अंदर पूरे देश भर में जो मैं कहूंगा कि जो बैट बेचे जाते हैं वो कश्मीर विलो ट्री के ही बने होते हैं। तो जो कश्मीर का जो खासकर जो संगम एरिया है इज वन ऑफ द फेमस एरियाज कंसीडर्ड फॉर बैट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि संगम एरिया का जो एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ की सॉइल ऐसी है कि वहाँ पर जो कश्मीर विलो ट्रीज है वो बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी हाई क्वालिटी होती है और पूरे देश में वहां से जाकर के जो है बैट्स भेजे जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स है इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे हमने शुरू में बात की कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। अब पॉपुलेशन गांव में रहती है तो उसका जितना एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो उसकी कंजम्पशन कहाँ होती है, वो लाइव स्टॉक होता है।
अब लाइव स्टॉक जो है, रियरिंग लाइव स्टॉक फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड वूल। अब मिल्क प्रोडक्शन की तो आपको जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी होता है मिल्क वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, बाहर से आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है लाइव स्टॉक की इसलिए भी रियरिंग होती है क्योंकि पश्मीना वूल जो है, आपको जानते हैं कि पश्मीना वूल कश्मीर के अंदर इज कंसीडर्ड प्रेशियस इन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग शॉल्स एंड फेच गुड मनी। अब क्या है कि पश्मीना शाल जो है कश्मीर घाटी के अंदर बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, शीप से जितनी भी वूल मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन है जो ढोकस पर रहती है या हमारे गुज्जर बकरवाल है जिनके पास शीप होती हैं, और उसी का वूल यूज करके हाई क्वालिटी पश्मीना वूल से शाल बनाए जाते हैं, जिसकी पूरे देश में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। और इसी सेक्टर में कश्मीर घाटी के बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनका जो रोजी रोटी जो है इसी पर दारोमदार है, और बड़े पैमाने पर अर्निंग जो है साल भर में इन होती है कारीगरों को। अब हार्टिकल्चर सेक्टर की मैं अगर बात करूं कि इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हार्टिकल्चर का। कश्मीर को जब हम बात करें तो कश्मीर की सेब की बात, कश्मीर की पियर की, एप्रिकॉट की बात करना अगर नहीं करेंगे तो कश्मीर में हार्टिकल्चर की चर्चा नहीं मानी जाती। तो हार्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड यूज ऑफ हाई वैल्यू इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फूड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसको समझना कि बेसिकली व्हाट इज हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर डजंट मीन एप्पल प्रोडक्शन हो गया तो हम इसको हार्टिकल्चर बोलेंगे। हार्टिकल्चर मीन्स इसके अंदर हम जितनी भी मार्केटिंग एंड यूज ऑफ हाई वैल्यू इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फूड और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करेंगे, दैट जो है कवर हम सबको करेंगे हार्टिकल्चर के अंदर। इट इंक्लूड्स द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्रूट्स। अब क्या है कि फ्रूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो एप्पल, पियर और एप्रिकॉट जो है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन फ्रूट्स की जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होती है। Fruits grown in our UT are processed to produce products like jams and packed fruit juice। अब यहाँ पर 3-4 किस्म के एप्पल जैसे मैं बात करूँ की प्रोडक्शन होती है। एक तो हाई लेवल जो हाई क्वालिटी एप्पल होता है, वो हाई क्वालिटी एप्पल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्पल की यहाँ पर स्पीशीज हैं जो किस्में हैं जिनको यहाँ पर जैम बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जितना भी हमारा जैसे एप्पल की बात करूंगा, अब एप्रिकॉट की बात करूंगा तो एप्रिकॉट को यहाँ ड्राई फ्रूट के लिए साल भर में यूज किया जा सकता है, और इसको जो इसकी हाई क्वालिटी होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। सिमिलरली पियर जो है उसका आप जानते हैं कि मुरब्बा बनाया जा सकता है। देन लोकल हमारे जो फ्रूट्स है, प्लम है, उसका जो आप जानते हैं कि जैम बनाया जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी फ्रूट है उसको प्रोसेसिंग करके बाद में उसको जो है जैम वगैरह और पिकल बना करके भी एक अच्छा इनकम जम्मू कश्मीर के अंदर किसान जो है इसको कमा रहे हैं। एक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक सर्वे के मुताबिक एक हार्टिकल्चर कश्मीर जो है हमारा गवर्नमेंट का है .gov, यहीं से एक हमने एक इंफॉर्मेशन ली है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी है कि हार्टिकल्चर कंट्रीब्यूट 7 to 8% टू जीडीपी। एनुअल जो इनकम है इसकी वो 5000 करोड़ है हार्टिकल्चर सेक्टर की। इट मीन 7 से 8% हमारी स्टेट की जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ हार्टिकल्चर सेक्टर की है। वहीं अगर बात करेंगे 282 प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज प्रोड्यूस 25 लाख प्लांट्स एंड जनरेट्स इनकम ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹9 करोड़। ओवर 5 लाख फ्रूट प्लांट्स आर सप्लाइड टू अदर स्टेट्स एनुअली। अब ये डाटा सा थोड़ा सा पुराना डाटा है, क्योंकि अभी जो है पिछले 3-4 सालों में जो है अगर देखा जाए तो काफी जो है प्रोडक्शन जो है बड़ी है। तो अभी जो प्राइवेट नर्सरीज है वो 282 से बढ़ करके अभी 300 प्लस हो गई हैं। सिमिलरली जो आप जानते हैं कि जो एनुअल इनकम जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं 25 लाख प्लांट्स एंड जनरेट्स, हमारी नर्सरी जो इतने 25 लाख प्लांट्स जो है वो जनरेट करती है और इनकम आप जानते हैं 9 करोड़ से ऊपर होती है। देन 7 लाख फैमिलीज जो हैं 33 लाख पर्सन, 7 लाख परिवारों के 33,000 आदमी जो हैं और इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड हार्टिकल्चर सेक्टर के अंदर है। और पिछले अगर कुछ सालों का आप कश्मीर के अंदर एनालिसिस करें तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जो मेज या बाकी चीजों की जो है कल्टीवेशन करते थे, लेकिन जैसा सोर्स ऑफ अर्निंग उन्होंने देखा कि एप्पल एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है तो उन्होंने शिफ्ट किया एप्पल की तरफ। और जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी किसानों के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की गई ताकि एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके J&K में, तो उसका फायदा लेते हुए काफी फैमिलीज ने इसको अडॉप्ट किया है। और ईच हेक्टेयर ऑफ ऑर्चर्ड जनरेट्स 400 मैन डेज पर डे। इट इंडिकेट्स कि एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है जम्मू कश्मीर के अंदर हार्टिकल्चर सेक्टर।
अब इसके बाद फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरिकल्चर हैज इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिकली वायबल डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन इन इंडियन एग्री बिजनेस एंड हैज कैप्चर्ड द इंटरेस्ट ऑफ मैनी एंटरप्रेन्योर्स इनटू एग्रीकल्चर। अब पिछले कुछ देर में देखा गया कि फ्लोरिकल्चर को अडॉप्ट किया है बहुत सारे किसानों ने जम्मू कश्मीर के अंदर। द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट एन इम्प्रेसिव एनुअल रेट ऑफ 7 to 10% जो है एनुअल ग्रोथ रेट जो है खासकर सेरिकल्चर का है। द सेरिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली व्हिच इज एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीज इन एरिया फ्रॉम अब 255 हेक्टेयर से लेकर के 2015-6 में अगेंस्ट 80 हेक्टेयर इन 96। अब 96 के अंदर जो था वो सिर्फ 80 हेक्टेयर इलाके में ही जो है फ्लोरिकल्चर की कल्टीवेशन होती थी, लेकिन अभी 255 से बढ़कर अभी जो है 300 हेक्टेयर एरिया से क्रॉस हो गया है। और ट्यूलिप गार्डन्स के नाम से अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये खुद ब खुद इंडिकेट करता है कि बहुत सारे आप जानते हैं कि एक तरफ तो किसानों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है ही है, वहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जो है ये वाला सेक्टर बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है। एक टाइम था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो है फ्लोरिकल्चर या कुछ पार्क्स बनाए जाते थे कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग आके यहाँ शूटिंग करते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने फिर से कोशिश की है कि ट्यूलिप गार्डन को एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाया जाए फॉर टूरिस्ट, और बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जो है हर साल यहाँ आते हैं और एक अच्छी अर्निंग जम्मू कश्मीर को देके जाते हैं। सेरिकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशंस इन कश्मीर। आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बहुत पुराने समय से सेरिकल्चर का काम होता आया है। अब सेरिकल्चर जो है एक बड़ा एक सेक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट, जो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। तो यहाँ पर क्या है, तो डिपार्टमेंट सेरिकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 30,000 फैमिलीज। अब क्योंकि ये पूरे साल भर चलने वाला बिजनेस तो होता नहीं है, काम तो होता नहीं है, तो ऐसे में जो पार्ट टाइम जो लोग जुड़े रहते हैं वो 30,000 के करीब फैमिलीज है बाय वे ऑफ जो जिनका काम स्किल वॉर्म्स रियरिंग का है। सेकंड, सेरिकल्चर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 500 पर्सन ऑन रेगुलर बेसिस। अब 5,000 ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली इसी जॉब में हैं, जो स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हैं। बिसाइड्स सिल्क इंडस्ट्री जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 10,000 वीवर्स ऑन द फुल टाइम बेसिस। तो 10,000 फुल टाइम बेसिस पर वीवर्स हैं इन अबाउट 2,000 यूनिट्स इन द वैली इन प्राइवेट सेक्टर। अब कश्मीर वैली के अंदर ही 2,000 ऐसे यूनिट्स हैं जहां प्राइवेट लोग जो हैं काम कर रहे हैं। अबाउट 2.15 लाख पीपल आर एंगेज्ड ऑन फुल टाइम और पार्ट टाइम इन दिस इंडस्ट्री। तो 2.25 लाख के करीब जो लोग हैं वो सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और सिल्क बाद में आपको पता है कि सिल्क इंडस्ट्री में बहुत एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, और यहाँ का जो सेरिकल्चर जो है एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है आम लोगों के लिए। प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 7 लाख मलबरी ट्रीज, 53% यानी 2,070 लाख एरिया स्केयर क्यूबिक एरिया इन जम्मू एंड 47% इन कश्मीर। देयर आर 2,800 villages and 33,000 households in which sericulture is generating an income of rupees 2,026 lakh annually। तो ये 2,026 lakh annually जो है and 3.5 lakh man days activities are associated with this profession। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम जो है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे किसानों के लिए है। सिमिलरली अब फिशिंग की बात करेंगे तो फिशिंग आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक पूरी स्टेट में जो है फिशिंग होती है, और इसमें खासकर J&K हैज ओवर 42 ट्रॉट फिश रियरिंग सेंटर्स। तो रियरिंग सेंटर्स भी जो है बनाए गए हैं, और उसमें कोकरनाग जो है, लरीबल इन कश्मीर है, ये फेमस जो है सेंटर्स हैं। इसके बाद मिनरल्स की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं। अब लाइमस्टोन की बात करेंगे तो लाइमस्टोन इज मेजर इंग्रेडिएंट फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। अब सीमेंट प्रोडक्शन में लाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, 75% प्रोपोर्शन है अप्रोक्सीमेटली इसमें जो होता है सीमेंट में। अब मैनी एरियाज ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली इन पंथा चौक, आप जब कश्मीर घाटी में जाते हैं तो कश्मीर से गुजरते हुए पंथा चौक में आप देखेंगे कि वहां बड़े लेवल पर जो माइनिंग होती है। देन जीवान कनमाऊ इलाका है, खिरियू अवंतीपुरा का ये इलाका है, बेल्ट है, ये पूरा का पूरा फेमस है फॉर दिस पर्पस। इसके बाद सिलिका है, सिलिका इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। उसके बाद सिलिका 20% जो है सिलिका पड़ता है। सिमिलरली जिप्सम जो है 5% जिप्सम सीमेंट में पड़ता है। तो इसके बाद हम कोल की बात करें तो कोल इज इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पस। और जम्मू कश्मीर में जो कालाकोट का इलाका है वो, और कालाकोट इसके नियर बाई एरियाज हैं, वो खासकर इसी के लिए माने जाते हैं। देन सफायर की बात करें, अब जानते हैं कि पाडर इलाका जो है
वो सफ़ायर के लिए मशहूर है, और यहाँ पर हाई क्वालिटी सफ़ायर जो निकलता है और वो अब ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है। और जम्मू कश्मीर का जो कहा जाता है कि पीकॉक नेक कलर जो है इसका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिंग, और इस वजह से जो है बड़े लेवल पर जो है इसकी लीज पे होता है, इसकी रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, और बड़े लेवल पर इसकी एम्प्लॉयमेंट भी है सफ़ायर की। तो ये बॉर्डर इलाका है, वहाँ से निकाला जाता है। और इसके जो लड्डा और जो जंगली गली कोल फील्ड्स हैं वो उसके लिए माना जाता है, कोल के लिए। तो 5 मिलियन टन ऐसा माना जाता है कि रिजर्व जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में कालाकोट एरिया में है। तो सफ़ायर का एक्सट्रैक्शन मैंने कहा कि ये 1885 से जो है एक्सट्रैक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसके पार्डर इलाके में। तो इट इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स यूनिक पीकॉक ब्लू कलर। जो पीकॉक ब्लू कलर है उस वजह से ये फेमस है। द प्राइस ऑफ दीज प्योर सफ़ायर्स क्रॉसेज $100,000 a कैरेट। तो आप इस रेट से अंदाजा लगा सकते हैं तो ये कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जम्मू कश्मीर के आम किसानों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। एक छोटा सा एक चलते चलते हम लोग नजर मार लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कौन कौन सी एरियाज किसके लिए जो है फेमस हैं। तो मैंने खनमाओ क्रियो इलाका मैंने कहा वो लाइमस्टोन के लिए, कुपवारा का पूरा जो इलाका है वहां पर मार्बल काफी होता है, कालाकोट जो और इसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं कोल के लिए जो है वो मशहूर हैं। देन पार्डर जो है सफ़ायर के लिए है। देन बारामूला के जिप्सम के लिए मशहूर है। देन ये सदर कोट इलाका बांडीपुरा का है, वहाँ भी लाइमस्टोन होता है। वेरीनाग अनंतनाग में भी लाइमस्टोन काफ़ी है। देन निचहामा हंडवारा का ये इलाका है, वहाँ लिग्नाइट काफ़ी होता है। देन पंथल और रामबन का जो इलाका है वहाँ मैग्नीसाइट होता है काफ़ी। देन लद्दाख डिवीजन जो है अभी जो है कट करके अलग डिवीजन बन गया है, तो वहाँ पर गोल्ड और यूरेनियम भी जो है बड़ी मात्रा में जो है एक्सट्रैक्ट जो है वहाँ से मिलता है और पाया गया है वहाँ। तो कुल मिलाकर यही इंपॉर्टेंट चीजें थी इस सेक्टर में। तो आपको यही चीजें में से आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से बहुत सी चीजें आपके अंडरस्टैंड की होंगी। इन चीजों को आप समझ लेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और आप इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। फिलहाल आज के इस चैप्टर में यही है। अगले चैप्टर में बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, तो आप लोग तैयारी करिएगा। तो अगले हमारे चैप्टर में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तब तक अपने मेजबान दर्शन भारती को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद।